इसमें भी रिवीजन करने वाले फिजिकल ज्योग्राफी में वायु राशियाँ, वाताग्र और चक्रवात का। तो वायु राशियाँ ईयर मास। वायुमंडलीय हवा की ऐसी विशाल राशि जिसमें भौतिक गुण विशेषकर तापमान, आर्द्रता और विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में लगभग समानता पाई जाती है, वायु राशियाँ कहलाती हैं। तो वायु राशियाँ क्या हैं? तो वायुमंडल की जो हवा है, हवा की ऐसी विशाल राशि है, वायुमंडलीय हवा की ऐसी विशाल राशि जिसके भौतिक गुण विशेषकर तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में लगभग समानता पाई जाती है। तो आर्द्रता, तापमान और ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में समानता पाई जाती है, वायु राशि कहलाती है। सामान्यतः वायु राशि काफी बड़े क्षेत्र यानी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत होती हैं एवं उनमें अनेक परतें पाई जाती हैं। इसकी प्रत्येक परत की दशा प्रत्येक स्थान पर समान होती है। तो प्रत्येक परत जो होती है, प्रत्येक परत की दशा एक समान होती है। वायु राशि के समान गुणों को धारण करने के लिए अपेक्षित समय तक एक ऐसे धरातल पर स्थिरतापूर्ण स्थायित्व रखना आवश्यक है, स्थायित्व रहना आवश्यक होता है, जिसकी भौतिक दशाएं सर्वत्र एक समान होती हैं। तो वायु राशियों के समान गुणों को धारण करने के लिए अपेक्षित समय तक ऐसे धरातल पर स्थिरतापूर्ण स्थायित्व रखना आवश्यक होता है और इसकी भौतिक दशाएं सर्व जगह एक समान होती हैं। वे क्षेत्र जहाँ समान गुण धारण करने वाली वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं, वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र, स्रोत अथवा उत्पत्ति प्रदेश कहलाते हैं। तो वे क्षेत्र होते हैं जहाँ समान गुण धारण करने वाली वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं। वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र और स्रोत उत्पत्ति प्रदेश कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत स्थलीय धरातल अथवा महासागरीय भाग काफी उपयुक्त होता है। तो जो वायु राशियाँ होती हैं उनकी उत्पत्ति के लिए एक स्थलीय धरातल होता है, महासागरीय भाग काफी उपयुक्त होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एक समान होती है। वायु राशियों की व्यवस्थित उत्पत्ति के लिए हवा का ऊपर से नीचे उतरना भी आवश्यक है। तो हवा जो है ऊपर से नीचे उतरती है तो वो भी आवश्यक, क्योंकि समान गुण वाले धरातल पर उतरने वाली वायु धीरे धीरे उसके गुणों को धारण कर लेती है और एक लंबे समय तक उनको धारण किए रहती है। तो वायु जो होती है वो धीरे धीरे गुणों को धारण कर लेती है और किए रहती है। जब कोई वायु राशि किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है जहां की धरातलीय दशाएं उसके स्रोत से भिन्न होती हैं, तो जब कोई वायु राशि ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां धरातल की दशाएं क्या है, उसके स्रोत जहां से उत्पन्न हुई है उसके स्रोत से भिन्न होती है, तो ऊष्मा, आर्द्रता और गुणों में उसके परिवर्तन, तो उसकी ऊष्मा में, उसकी आर्द्रता में और उसके गुणों में परिवर्तन आने लगता है। वायु राशियों के प्रकार। तो वायु राशि के प्रकार में है, वायु राशि के प्रमुख में शीत या ठंडी वायु राशि। तो शीत वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि। शीत एवं ठंडी वायु राशि। जब किसी वायु राशि का तापमान उसके स्थान पर रहने या संचरण करने वाले धरातलीय क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से कम होता है, तब उसे शीतल या ठंडी वायु राशि की संज्ञा दी जाती है। ठंडी वायु राशि की उत्पत्ति उपध्रुवीय और आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। तो शीत वायु राशि यहाँ तापमान कम हो जाता है और धरातल पर यहाँ मिलती है, और धरातल क्या होता है, कम ठंडा होता है, और ये वायु राशियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर गर्म और उष्ण वायु राशि, इसका चित्र ये है कि धरातल है, धरातल क्या है, अधिक ठंडा है, वायु राशि जा रही हैं और ताप यहाँ पढ़ते हैं इसको गर्म वायु राशि। जब किसी वायु राशि का तापमान उसके स्थिर रहने या संचरण करने वाले धरातल से, जो वायु राशि है उसका तापमान क्या है, वायु राशि का तापमान जिस पर संचरण करें धरातलीय क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से अधिक होता है,
तो वह गर्म और उष्ण वायु राशि कहा जाता है। तो धरातल से उसका तापमान अधिक होता है। लेकिन इस तरह की वायु राशि नीचे से ठंडी हो जाती है, जिससे उसका निचला स्तर स्थिर होने लगता है। तो नीचे से वो ठंडी हो जाती है और निचला स्तर स्थिर होने लगता है। फलस्वरूप उसमें लंबवत गति का संचरण होने लगता है। तो लंबवत ऊपर की ओर गति करने लगती है। इस वायु राशि की उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों में होती है। अब है, जब किसी वायु राशि का तापमान उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक होता है जिस पर वह स्थिर होती है। तो जब कोई वायु राशि है उसका तापमान उस क्षेत्र में अधिक होता है जिस क्षेत्र में वह स्थित होती है, यह संचरण कर रही होती है, तब उसे गर्म उष्ण वायु राशि थी। गर्मियों में इन वायु राशियों का खिसकाव दक्षिणी महाद्वीपों से खिसक अफ्रीका के सहारा में हो जाता है। तो यहाँ अफ्रीका के सहारा में इस तरह की होती है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया है। तो वायु राशियों का वर्गीकरण है यहाँ उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ हैं जो, तो इनका गुण है उष्णकटिबंधीय वायु राशियों का उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ, इनकी उत्पत्ति महासागरीय एवं महाद्वीपीय दोनों प्रकार के उष्णकटिबंधों में होती है। ध्रुवीय वायु राशि, इनकी उत्पत्ति महासागरीय महाद्वीपीय ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। ज्ञातव्य है कि महाद्वीपीय व महासागरीय वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय वायु राशियाँ शुष्क प्रकृति वाली होती हैं। इससे कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। फिर वायु राशियों को स्थिरता और अस्थिरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। स्थिर वायु राशि, जब किसी वायु राशि की सबसे निचली परत तापमान धरातल सतह से अधिक होता है। तो जब वायु राशि का जो तापमान है वो निचली सतह के तापमान से धरातलीय सतह के से अधिक होता है, तो जिस पर संचरण कर रही होती, तो वह नीचे से ठंडी होने लगती है और उसे स्थिरता आने लगती है। तो यहाँ धरातल का तापमान क्या है, धरातल सतह से अधिक होता है उसका तापमान। फिर अस्थिर वायु राशि, जब किसी वायु राशि के निचली परत का तापमान उस धरातलीय सतह से कम होता है। तो धरातल जो है उस धरातलीय सतह से उस परत वायु राशि का तापमान कम हो जाता है, तो इस पर संचरण करती है, तो उसे नीचे से गर्म होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस वायु राशि में लंबवत गति का अभिभाव होता है, तो लंबवत गति करने लगती है, हो जाता है, और वह अस्थिर हो जाती है। उपयुक्त संपूर्ण वर्गीकरण को सम्मिलित करने के पश्चात धरातल पर 16 प्रकार की वायु राशियाँ उपस्थिति स्वीकार की गई। तो 16 प्रकार की वायु राशियाँ हैं। विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के वर्गीकरण अक्ष चिन्ह पदनाम आदि का प्रयोग किया गया है। तो धरातल से कम तापमान वाली होती हैं जो, तो इस तरह ऊपर जाती हैं, गर्म होने के कारण ऊपर चली जाती हैं। अब है वाताग्र। तो वाताग्र क्या है, तो यहाँ ठंडी वायु राशि और गर्म वायु दोनों मिलते हैं और दोनों के गुण वाला संक्रमण क्षेत्र होता है जी। दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलुआ सीमा सतह को वाताग्र कहते हैं। इसमें प्राय दोनों प्रकार की वायु राशियों के गुण पाए जाते हैं। जब दो विपरीत तापक्रम वाली वायु राशियाँ एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं, जब जिस रेखा के सहारे हवाएं बाहर की ओर फैलती हैं उसे वाह्य अक्ष रेखा कहते हैं। वाताग्र प्रदेश वो दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच, यानी दोनों दो तरफ से आने वाली हवाएं ठंडी और गर्म आती हैं, तो संक्रमण पेटी को वाताग्र कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र में दोनों हवाओं के गुणधर्म समावेश हो जाता है। वाताग्र की उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया वाताग्र उत्पत्ति कहलाती है, जबकि इसे समाप्त या नष्ट होने की प्रक्रिया वाताग्र क्षय कहलाती है। अब धरातल के वाताग्र प्रदेश, धरातल जो है धरातल से के वाताग्र प्रदेश, यदि संपूर्ण पृथ्वी पर होने वाले पवन प्रवाह पर ध्यान दिया जाए तो हवाएं अभिसरण एवं वाताग्र की उत्पत्ति में निम्न 3 प्रदेशों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो पृथ्वी पर जो पवन प्रवाह है उसमें ध्यान दिया जाए तो अभिसरण का, यानी जब हवाएं इस तरह पास आती हैं तो अभिसरण के कारण 3 प्रदेशों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो
एक वाताग है जो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के पास होते हैं, गर्म और ठंडी हवा आती। तो ध्रुवीय वाताग यानी भू धरातल पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय क्षेत्रों में आने वाली ठंडी और भारी उष्ण ठंडी यानी भारी वाली हवाएं और उष्ण यानी गर्म और हल्की हवाओं का अभिसरण पाए जाते हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, जिसके कारण ध्रुवीय वातावरण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के वातावरण जाड़े में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और गर्मियों में इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। इस प्रकार वातावरण को विस्तार मुख्य रूप से उत्तर अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्कटिक वाताग्र, तो आर्कटिक वाताग्र जो है ये 30 से, ये वाली अक्षांश कहाँ थी, तो 30 से 45 के बीच में थे ध्रुवीय वाताग्र। ध्रुवीय वाताग्र 30 से 45 की भी। आर्कटिक वाताग्र तो ये यहाँ है। आर्कटिक वाताग्र, आर्कटिक क्षेत्र भी वाताग्र उत्पत्ति के लिए आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ महाद्वीपीय हवाओं के साथ ध्रुवीय हवाएं तो यहाँ 60 डिग्री पर मिलती हैं। तो यहाँ महाद्वीपीय हवाओं के साथ ध्रुवीय यानी ध्रुवों से चलने वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है। चूँकि इन दोनों प्रकार की वायु राशियों का तापमान अधिक भिन्न नहीं होता है, तो आर्कटिक से चलती हैं ये। आर्कटिक वृत्ताग्र, आर्कटिक क्षेत्र यानी वाताग्र उत्पत्ति में वह आदर्श माने जाते हैं, यानी महाद्वीपीय हवाओं के साथ ध्रुवीय सागरीय वायु राशियों का अभिसरण होता है। चूँकि इन दोनों प्रकार की वायु राशि में तापमान अधिक भिन्नता नहीं होती, अतएव इनसे निर्मित होने वाले वाताग्रों को सक्रिय वाताग्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये 60 से चलती हैं और यहाँ ये ध्रुवों से आती हैं, तो कम ही तापमान में अंतर होता है। तो वाताग्र यूरेशिया उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में बनते हैं। अतः फिर अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र, तो वाताग्र उत्पत्ति यह क्षेत्र भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध में पाया जाता है। उत्तरी और पूर्वी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं। तो अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र है यहाँ, तो यहाँ पर दोनों हवाएं उत्तर पूर्व से आ रही हैं और ये दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं। तो वाताग्र यहाँ क्षेत्र है, यहाँ भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है यहाँ, और यहाँ से उत्तरी और पूर्वी दोनों व्यापारिक हवाओं का अभिसरण होता है इसमें। और अभिसरण होने के बाद अभिसरण के कारण ही हवाएं समनी धाराओं के रूप में घनघोर वर्षा ऊपर उठ जाती हैं, घनघोर वर्षा करती है। वाताग्र की उत्पत्ति का यह क्षेत्र गर्मियों में उत्तर और शीतकाल में दक्षिण में स्थानांतरित हो जाता है। इस कारण ऐसे वाताग्र को प्रवाह क्षेत्र भी परिवर्तन होता रहता है, तो प्रवाह क्षेत्र इसका परिवर्तन होता है। वाताग्र के प्रकार, तो ये उष्ण वाताग्र का यहाँ जो चित्र है बताया गया है कि गर्म वायु राशि है ये चलती है और ठंडी वायु राशि यहाँ होती है। तो ठंडी वायु राशि से टकरा कर ये ऊपर की ओर चढ़ जाती है गर्म वाली, और यहाँ ढाल इस तरह बन जाता है। फिर पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय उच्च स्तरीय बादल जो होते हैं वो यहाँ वर्षा करते हैं और 2-3 दिन तक वर्षा इसमें लगातार होती रहती है। वाताग्र के प्रकारों में हैं 4 प्रकार के हैं। उष्ण वाताग्र, जब उष्णकटिबंधीय वायु राशि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर संचालित होती है, तो इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय है जो, तो उष्णकटिबंधीय वायु राशि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर संचार होता है और गर्म हल्की होती है। तो इसमें